हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत एक और सब्जेक्ट है, जिसका नाम होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। किताब का नाम है आर्थिक विकास की समझ। तो आर्थिक क्रियाएँ हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। मानव से जुड़ी जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, उनको हम मुख्य रूप से स्टडी करेंगे। इसमें हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है विकास डेवलपमेंट। आपको नोट्स इसमें मिल जाएँगे, दोनों भाषाओं के अंतर्गत आपको नोट्स मिल जाएँगे, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों अलग-अलग मिल जाएँगे। कहाँ से मिलेंगे? ये नोट्स आपको मिलेंगे अ, आपको यहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। कंप्लीट बुक का एक साथ आपको मिल जाएगा। 4 किताबें हैं, चारों का अलग-अलग आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें हमें पढ़ना है डेवलपमेंट और इसको पढ़ने से पहले डेफ़िनेशन या परिभाषा को समझने से पहले और हमें कई सारी बातें हमें करनी है ना? कई सारी बातें करनी है। पहले हम समझते हैं कुछ और बातें कि डेवलपमेंट तो होता है, इसका डेफ़िनेशन भी अपने को पढ़ना ही है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि खूब सारे लोग इस दुनिया में होते हैं। तो उनके लिए विकास का जो मतलब होता है, सबके लिए अलग-अलग होता है। जैसे एक छोटा-सा बच्चा है, उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा? उसको खूब सारे खिलौने मिल जाए, मैदान मिल जाए खेलने के लिए, खाने-पीने को मनपसंद चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए क्या होगा? वो बोलेगा, खुश हो जाएगा बच्चा, उसके लिए वही विकास है। एक एक ऐसा व्यक्ति जो कि गाँव में रहता है, किसान है, उसके लिए क्या होगा मायना? जो गरीब व्यक्ति है, किसान है, वो सोचेगा कि अपने को काम तो मिल जाए कम से कम, है ना? पूरे 30 दिन अपने को काम मिल जाए, पूरे साल अपने को काम मिल जाए और क्या चाहेगा? पैसे ठीक-ठाक मिल जाए। वेतन उनका ठीक-ठाक होना चाहिए, वेजेज़ ठीक-ठाक होना चाहिए और क्या चाहेगा? परिवार के लिए कुछ एजुकेशन भी मिल जाए, है ना? फ्री एजुकेशन हो जाए, कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ हो जाए, स्वास्थ्य सुविधाएँ उनको मिल जाए और जीवन क्या हो सम्मानजनक हो। सम्मानजनक जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा पानी आ रहा है उसको पीने के लिए मजबूर है वो। एक छोटी-सी झोपड़ी में रह रहा है, वहीं पर जानवर बंधे हुए हैं, बकरियाँ बंधी हुई है, भेड़ बंधी हुई है, वो चिल्ला रही है उधर, वो सो रहे हैं। कोई भी कुछ भी बोल के उनको चला जाता है। बरसात आती है तो वो खत्म हो जाते हैं, हवा आती है तेज़ हवाएँ, आंधियाँ चलती है, झोपड़ी उड़ जाती है। तो वो जीवन है ना सम्मानजनक नहीं होता है। पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको कोई कुछ भी बोल रहा है। बीमार हो गए तो उनके पास पैसे नहीं हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो ऐसा जीवन क्या होगा? सम्मानजनक जीवन नहीं हो सकता वो। तो उनके लिए विकास क्या होगा? काम-धंधा उनका काम से च ठीक से चलता रहे, पैसे वेतन उनको मिल जाए, एजुकेशन कुछ ठीक-ठाक मिल जाए बच्चों को और स्वास्थ्य सुविधाएँ उनको मिल जाए। और देखो, एक किसान की हम बात करें, तो किसान क्या चाहेगा कि जो उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी गुड्स का उसका दाम, उसको पैसा मिल जाए, फेयर प्राइस फॉर क्रॉप्स जो फसलें उत्पादन कर रहे हैं, जो-जो फसल है गेहूँ, बाजरा, चावल कुछ भी करवा रहे हैं वो, कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, उनका पैसा ठीक-ठाक मिल जाए। फसल की सुरक्षा भी होनी चाहिए। फसल की सुरक्षा कैसे होगी? 2 तरीके से फसल की सुरक्षा होनी चाहिए कि यदि बरसात के कारण फसलें खराब हो जाती है, तो सरकार उनको ये आश्वासन दे, फसलें खराब होगी तो हम आपको इंश्योरेंस बीमा हम करवा देंगे, पिस पैसे हम दे देंगे। और और ऐसे भी होना चाहिए कि उस वर्ष फसल खूब सारी हो जाए। जैसे कभी-कभी क्या होता है प्याज का उत्पादन सभी लोग प्याज का उत्पादन शुरू कर देंगे, तो क्या होगा प्याज ₹10 किलो आ जाएगा और उनसे तो ₹5-5 में लेके जाएँगे प्याज। लागत भी नहीं आई, कॉस्ट उसको बनाने की लागत बहुत ज़्यादा होती है। मिल रहा है ₹5-10 मिल रहे हैं। वो क्या चाहेगा? सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, कि कुछ भी हो जाए प्याज के हम आपको ₹20 दे देंगे, कितनी भी कम कीमत आए हम आपको ₹20 दे देंगे।
जैसे गेहूँ इन सब में होता है ये, कि कैसे भी आई 2000, 2100-2200 रुपए कई बार इनकी मिनिमम प्राइस सरकार घोषित करती है कि कुछ भी हो जाए, हम खरीद लेंगे आपको। आपका जो गेहूँ है, हम खरीद लेंगे। सिंचाई सुविधा हो, कर्ज में राहत उनको मिले। यानी उनको लोन मिल जाए, आराम से लोन मिल जाए और ज़्यादा उनके ऊपर ब्याज की दर नहीं हो, इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होनी चाहिए, तो वो खुश हो जाएगा, है ना? एक किसान के लिए ये ज़रूरी है। जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो चाहेगा कि कम से कम ज़मीन तो हो हमारे पास में, कुछ काम मिल जाए, परमानेंट कुछ ऐसा काम मिले हमें और क्या चाहेगा? डेब्ट जो होता है, उससे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। कर्ज़ के बोझ लोग तले रहते हैं, दबे रहते हैं हमेशा। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं हो, है ना? कर्ज़ ये सब नहीं होना चाहिए। शहर में रहने वाला एक बेरोज़गार व्यक्ति है, युवक है, वो क्या चाहता है? नौकरी हो शानदार, आय स्थायी होना चाहिए, स्टेबल इनकम हर महीने इनकम आती रहे, क्योंकि खर्चे तो फिक्स होते हैं शहरों में। रूम लेके रह रहा है तो रूम रेंट है, खाना है, सब कुछ फिक्स ही है। तो स्टेबल होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि 40,000 रुपए आ रहा है, 50,000 रुपए आ रहा है, महीने भर आना चाहिए, 1 तारीख को पैसे आ जाने चाहिए और भविष्य की सुरक्षा, कभी बीमार हो गया तो सुरक्षा उसको उपलब्ध हो। भविष्य में बुढ़ापे में क्या करेगा, वो काम तो नहीं कर पाएगा, तब भी उसके जीवन सुरक्षित हो, उसके बच्चों, परिवार का जीवन सुरक्षित हो, ऐसा वो चाहेगा। तो हर व्यक्ति के लिए विकास क्या होगा, अलग-अलग होगा। इतनी बात समझ गए होंगे, हर व्यक्ति के लिए विकास क्या होगा, अलग-अलग होगा। एक महिला का उदाहरण हम लेते हैं, शहरों के अंतर्गत बड़े परिवार की एक महिला है, बड़ा-सा घर है, एक महिला है, तो महिला क्या चाहेगी? स्वतंत्रता, आज़ादी चाहेगी, फ्रीडम वो चाहेगी। पैसे खूब सारे हैं, घर में बंद करके रखा है। उनके जो हस्बैंड है वो बोलेंगे ऐसा-ऐसा करो, ऐसा-ऐसा तुम करो, वो वैसा ही करेगी। घर से बाहर निकलने उनको नहीं दे रहे हैं, अपने अनुसार उनको काम नहीं करने दे रहे, क्या करेगी? वो महिला क्या चाहेगी? पैसा थोड़ी चाहेगी, पैसा खूब सारा है, खाओ-पियो, कपड़े पहनो, सब कुछ है उनके पास में, अच्छा घर है। क्या चाहिए ऐसी महिला को? स्वतंत्रता चाहिए, जीवन सुरक्षा भी उनको चाहिए, सेफ्टी चाहिए और जीवन में अपनी पहचान हो, पहचान मतलब खुद के नाम से जाने, उनके पति या बेटे के नाम से उनको नहीं बोले कि ये उसकी पत्नी है ना? ये उसकी माँ है, ऐसा नहीं। खुद की पहचान सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये सब बातें आप देख लीजिए। तो हर व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, विकास क्या होता है, अलग-अलग होता है। मैंने आपको बताया शुरू में एक छोटा-सा बच्चा, उसके लिए अलग होगा विकास और जो किसान है उनके लिए अलग विकास के टारगेट्स लक्ष्य होते। महिलाएँ जो शहरों में रहती है, महिलाएँ जो गाँव में रहती है, अमीर घर की जो महिलाएँ होती है, गरीब किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, मज़दूर जो है शहरों में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या कोई नौकरी पेशा कर रहे हैं, सबके अलग-अलग टारगेट होते हैं। सब अलग-अलग कुछ चाहते हैं। अब आते हैं आपके चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का क्या नाम है? डेवलपमेंट, विकास। विकास आपके चैप्टर का नाम है। विकास क्या होता है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। डेवलपमेंट क्या होता है? आपको पूछ ले क्या है डेवलपमेंट? जीवन स्तर में सुधार लाना। जीवन स्तर, अब ये क्या हो गया? हैं? आपका जो जीवन है कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। उच्च जीवन कैसा होगा? जब आपके पास में पैसे हो, क्या हो? आपकी इनकम अच्छी हो, पैसा खूब सारा हो। जीवन बेहतर होता है कि नहीं? होता है। दूसरा आपके पास में पढ़ाई-लिखाई भी ठीक हो, आपके देश के अंतर्गत पढ़े-लिखे लोग हो, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। अरे हॉस्पिटल होनी चाहिए कि नहीं? हॉस्पिटल होनी चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए कम से कम। और क्या होना चाहिए? सबके साथ अच्छा व्यवहार हो, सम्मानजनक व्यवहार हो, सबकी इज़्ज़त हो, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, कैसा व्यवहार हो सबके साथ, समानता का व्यवहार हो। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी जाति का उसको कुछ बोला जा रहा है, दूसरा धर्म का है तो उसको बोला जा रहा है। पैसा तो है उसके पास, इज़्ज़त नहीं है प्यारे बच्चों। बिना इज़्ज़त के पैसों को क्या ही करोगे आप? इज़्ज़त होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो ये थोड़ा विकास वाला आप देख लेना। मेन क्वेश्चन जो बनेगा मैं भी आपको बता दूँगा। मेन टॉपिक अभी आ जाएगा अपना। अब देखो, विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट पीपल। अलग-अलग लोग हैं, उनके टारगेट्स, गोल, इच्छाएँ क्या होती है, अलग-अलग होती है। अभी हमने बात किया ना अभी
किसान है, महिलाएँ हैं, उच्च परिवार में रहती है, रिच फैमिली से जो बिलॉन्ग्स करती है महिलाएँ। गाँव के अंदर का जो किसान है, एक श्रमिक है, एक स्टूडेंट है, एक छोटा-सा बालक है, सबके गोल-गोल अलग-अलग होते हैं। तो विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। तो विकास का मतलब सभी के लिए एक जैसा होता है कि स्टेटमेंट आ जाए, एक्सप्लेन करो कि विकास का मतलब सभी के लिए एक नहीं होता है। डेवलपमेंट डज़ नॉट मीन द सेम थिंग्स फॉर एवरीवन सबके लिए एक मतलब नहीं है, एक जैसा अर्थ नहीं होता विकास के लिए। तो आपको एग्ज़ाम्पल बताना है, जैसे मैंने आपको 4-5 एग्ज़ाम्पल बताए थे ना, वो बता देना कि ये है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। आसान सा क्वेश्चन है। तो किसी के लिए विकास का मतलब क्या है? आर्थिक समृद्धि, पैसा। क्या मतलब है? पैसा होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि मतलब पैसे खूब सारे, आय, इनकम खूब सारी होनी चाहिए। तो किसी के लिए क्या है? समानता। मान लेते हैं किसी के पास खूब सारे पैसे हैं और उसको नीच समझा जा रहा है, ये किसी काम का नहीं है, ये उस जाति से, उस धर्म से, क्या करोगे भई? कुछ नहीं कर सकते। समानता का व्यवहार होना चाहिए और सम्मान, इज़्ज़त तो होनी चाहिए। साथ में पढ़े-लिखे होने चाहिए। पैसे हैं, पढ़ाई-लिखाई नहीं की है, कोई भी कह रहा है, ये गँवार कहाँ से आ गए यार? बेसिक नॉलेज नहीं उनको। दुनिया में क्या-क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या करोगे पैसों का? और स्वास्थ्य, पैसे खूब सारे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए आपके पास में है, किडनी फेल है तो क्या करोगे आप? नहीं क्या आपकी किडनी फेल हो गई है, डॉक्टर ने बोला है कि मसाले खाने नहीं खा सकते आप, क्या करोगे? खिचड़ी खाओगे, दलिया खाओगे ज़िंदगी भर, ये कोई जीवन थोड़ी होता है। पैसे हैं, आस-पास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है आपके आस-पास, क्या करोगे? मर जाओगे। पैसा-पैसा लेके कहाँ जाओगे? तो एजुकेशन, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है आपके लिए, आय महत्वपूर्ण आपके लिए, सम्मानपूर्ण जीवन जीना आपके लिए महत्वपूर्ण है, सब आपकी इज़्ज़त करे, ये सब महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, है ना? तो सभी व्यक्ति उनके टारगेट क्या होंगे? विभिन्न होंगे। कुछ लोग क्या चाहेंगे? पैसा, कुछ लोग समानता, सम्मान जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेशन चाहेंगे, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या जहाँ पर हॉस्पिटल ये सब नहीं, वो लोग क्या चाहेंगे? हॉस्पिटल में खूब सारी सरकार सब कुछ हमें उपलब्ध करवाए, ये वो लोग चाहेंगे। चलिए ये हमने देख लिया अभी। गला थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करना। अब एक और बात आती है, 1 नंबर में सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी के विकास से कभी-कभी दूसरे को नुकसान भी हो सकता है। समटाइम्स वन पर्सन डेवलपमेंट कैन कॉजेस हार्म्स टू अनदर, है ना? नुकसान भी हो सकता है। किससे? किसी को फ़ायदा होता है, तो किसी न किसी को नुकसान होता है। जैसे आप पहले की बातें करो, अफ्रीका के अंतर्गत खूब सारे संसाधन हैं, भरे पड़े हैं संसाधन, और सबसे गरीब देश कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। अरे सबसे गरीब लोग कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में। और सबसे ज़्यादा संसाधन कहाँ? अफ्रीका में। फ़ायदा कौन उठाता है? अमेरिका और पूरा यूरोप ले गए वहाँ पर संसाधन और उनको क्या बना दिया? दास बना दिया। फ़ायदा हो रहा है किसको? अमेरिका और यूरोप को। नुकसान किसको हो रहा है? अफ्रीका के देशों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। आगे देखो, उद्योगपति कारखाना बढ़ाए तो लाभ मिलेगा, लेकिन मज़दूरों की ज़मीन या पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। आप अपने गाँव में रहते हो, वहाँ पर आपको पता चला, या शहर में रहते हो, आपको पता चला कि एक बड़ी-सी फैक्ट्री वहाँ पर लगेगी। फैक्ट्री में काम करने आएँगे लोग, खूब सारे आएँगे। पैसे कमाएँगे कौन? जिन्होंने फैक्ट्री लगाई है, जहाँ पर ज़मीन है, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन आस-पास क्या होगा? पानी खत्म हो जाएगा पहली बात, प्रदूषण हो जाएगा, पॉल्यूशन खूब सारा हो जाएगा। समस्याएँ बहुत सारी हो जाएगी यहाँ पर, ओके? तो ज़मीन या पर्यावरण को नुकसान होगा। जैसे एक बड़ा-सा क्षेत्र है और यहाँ पर उद्योग ये सब लगा रहे हैं, तो नुकसान किसको होगा? जो आस-पास लोग रहते हैं, उनको नुकसान होगा। पर्यावरण खराब हो जाएगा आपका, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा, पेड़-पौधे खूब सारे लगाए जाएँगे किसी उद्योग को बनाने के लिए। इंडस्ट्री को जब हम एस्टेब्लिश करते हैं, उद्योग कहीं किसी स्थान पर जब हम स्थापित करते हैं, खूब सारे नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। तो क्या हुआ? किसी को फ़ायदा, किसी को नुकसान। समझ गए होंगे। तो विकास क्या होना चाहिए? जो सबके लिए हितकारी हो, बेनिफिट्स एवरीवन, है ना? एवरीवन, सबको फ़ायदा होना चाहिए, सबको फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा विकास होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो, आपकी एक परिभाषा कंप्लीट करते हैं हम कि क्वेश्चन आता है,
क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहले इस तरह के आसान-आसान क्वेश्चन आते थे, आजकल एग्ज़ाम में इतने बेसिक क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। देख लेते हैं इसको भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए। डेफिनिशन आपको करना है, डिफाइन करना है व्हाट इज़ क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है ये? क्या बताओगे? क्या बताओगे? पैसा होना चाहिए, सीधी-सी बात है। लोगों की आय बढ़ती है जब किसी देश में रहने वाले लोगों की क्या बढ़ती है? इनकम। इनकम इंक्रीज़ होती है और अपॉर्च्युनिटी बढ़ती है रोज़गार के अंतर्गत। लोगों के पास में रोज़गार होता है और इनकम है, गरीबी बढ़ ज कम हो जाए, इस अवसरों में समानता हो, समाज में न्याय और सम्मान मिले सभी को। क्या मिले? इक्वल डिग्निटी इन सोसाइटी। सबके साथ अच्छे से व्यवहार हो, रोटी, कपड़ा, मकान मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले। आप रह रहे हो, वहाँ पर एक गंदी-सी नाली है, बदबू आती रहती है। ये तो क्या नहीं हुआ, डिग्निटी तो नहीं है आपकी। गरिमापूर्ण जीवन इसको नहीं कहते हैं। पानी क्या होना चाहिए? साफ पानी होना चाहिए। आप रह रहे हो, धुआँ ही धुआँ है चारों ओर। आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है। ये कैसे-कैसे इंसान हैं? आपको अच्छा लगेगा क्या? इज़्ज़त खत्म हो जाएगी। डिग्निटी मतलब इज़्ज़त, सम्मान का मतलब क्या हो गया? आपकी इज़्ज़त खत्म हो जाएगी। तो जीवन कैसा होना चाहिए? सम्मानपूर्वक डिग्निटी होनी चाहिए, इज़्ज़तदार जीवन होना चाहिए, है ना? देख लीजिए और दिखाएँगे अभी आपको ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर से हम देखेंगे, ये भी हम देखेंगे इसको भी। देखो, क्या होता है आर्थिक विकास क्या होता है? और राष्ट्रीय विकास, है ना? राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास। नेशनल डेवलपमेंट आपसे ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय विकास क्या होता है? आपसे ये भी पूछा जाएगा आर्थिक विकास क्या होता है? दोनों 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर में भी पूछ लेंगे। दोनों के आंसर समान है, बिल्कुल एक जैसे आंसर अपने को लिखना है। कौन-कौन सी बातें लिखोगे आप? तो हम इसमें लिखेंगे कि एक तो आय बढ़ना, है ना? प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय का बढ़ना और क्या बता सकते हो इसमें? और बताओगे कि आप शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और क्या बताओगे स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ रहा है, सभी को समान अवसर मिल रहा है, सबके साथ में समानता का व्यवहार कर रहे हैं, न्याय मिल रहा है, उस देश में असमानता कम हो रही है, रोज़गार में वृद्धि हो रही है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। यदि पूछे राष्ट्रीय विकास क्या है? यही राष्ट्रीय विकास है। पूछे आर्थिक विकास क्या है? यही आर्थिक विकास है। कौन-सी बातें लिखोगे अभी मैंने बात किया? आय बढ़ना 1 नंबर पॉइंट, शिक्षा का स्तर, पढ़ाई-लिखाई खूब सारी होनी चाहिए, स्कूल यानी विद्यालय हो, यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय उस देश में होने चाहिए खूब सारे और क्या लिखोगे? स्वास्थ्य का स्तर, क्या हो? स्वास्थ्य स्तर, पढ़ाई-लिखाई खूब सारी यहाँ पर होनी चाहिए। खूब सारी पढ़ाई-लिखाई यहाँ पर होनी चाहिए और सभी को अवसर मिले खूब सारे, उस देश में सबके साथ में जस्टिस हो, न्याय की स्थापना हो, समाज में समानता का व्यवहार हो। जितने पॉइंट आपको आए ना सब लिख के आ जाना। क्या कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं है। कम से कम क्या लिखो? कम से कम लिख देना यदि किसी देश के अंतर्गत शिक्षा का स्तर, एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, अच्छी बात है। दूसरा स्वास्थ्य का स्तर बढ़ता है, ये भी अच्छी बात है। और तीसरा इनकम बढ़ती, पैसा खूब सारा होना चाहिए, पैसा बढ़ता है। तो हम क्या कहेंगे उस देश का राष्ट्रीय विकास हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है या उसका क्या हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। दोनों बातें एक जैसी है, ज़्यादा अलग-अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है ना? राष्ट्रीय विकास क्या बताओगे? जब किसी देश में रहने वाले लोगों की आय बढ़ती है, उस देश में शिक्षा का स्तर बढ़ता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, न्याय की स्थापना होती है, रोज़गार की उपलब्धता होती है, बेरोज़गारी कम से कम होती है, रोज़गार खूब सारे बढ़ते हैं, तो हम क्या कहेंगे उस देश का राष्ट्रीय विकास हो रहा है। और ये पूछे तो राष्ट्रीय विकास की जगह ये सब लगा देना उसे आर्थिक विकास कहते हैं। आसान सी बातें हैं, ज़्यादा क्यों याद करें हम? चलिए, एक हमने छोड़ दिया था अभी कुछ बातें, कौन-सा छोड़ दिया था? चलो ये हमने देखा, आर्थिक विकास ये हमने देखा, ये हमने देख लेते हैं इसको थोड़ा-सा कि आय के अलावा हमारे मेन गोल्स कौन-कौन से होते हैं? हम क्या चाहता है एक इंसान? अरे अभी जो पढ़ा वही तो,
क्या चाहते हैं हम? पैसा चाहते हैं, बिल्कुल गुरुजी, सर जी पैसे तो चाहिए, पैसे के बिना कहाँ काम होता है? पैसे चाहिए। चलिए पैसे मिल जाएँगे, पैसे सब कुछ सब क्या सभी को पैसा चाहिए? नहीं, 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 हमें और कुछ भी चाहिए। क्या चाहिए? हमारा जीवन कैसा हो? गुणवत्ता वाला हो। गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी कैसे आएगी? जब आप पढ़ाई-लिखाई करोगे। यानी आपकी जो पढ़ाई-लिखाई का स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है आपका, वो बढ़ेगा। और जब बीमार हो जाओ तो स्वास्थ्य सुविधाएँ भी हो, हॉस्पिटल खूब सारे होने चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। हमारे साथ सुरक्षा भी होनी चाहिए। जैसे महिलाएँ बाहर निकलती है, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। सिक्योरिटी होनी चाहिए, जीवन की सुरक्षा भी होनी चाहिए, सम्मान, डिग्निटी भी क्या होनी चाहिए हमारी, सुरक्षित होनी चाहिए। चलिए ये भी हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? सर जी हम तो पैसा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। सब पैसे नहीं चाहते हैं, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ आवश्यकता होती है। क्या-क्या चाहिए? सभी लोगों को पैसा तो नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए चाहिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। जैसे जीवन में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। अरे पैसे का कोई अंत होता है क्या? नहीं होता है। कितने पैसे? लिमिट तो होगी ना। सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। इतने पैसे आ गए, ठीक है, अब सैटिस्फाई हम, है ना? बहुत ज़रूरी है सैटिस्फैक्शन। इतना भी नहीं है कि थोड़ा-सा पैसा उसी में खुश हो जाओ, नहीं, ठीक-ठीक। अब ठीक-ठीक की परिभाषा क्या होती है, वो भी सबके लिए अलग-अलग होगा। मतलब जीवन ठीक से गुज़र जाए, अच्छा खाना मिल जाए सुबह-शाम, घूमने-फिरने के लिए थोड़े पैसे हो जाएँ, रहने के लिए थोड़ा मकान ठीक हो जाए, बस इतना काफ़ी है ना? उसमें क्या होना चाहिए इंसान को खुश हो जाना चाहिए, बस ठीक है अब। तो नौकरी में सम्मान मिले, कुछ लोग चाहते हैं सुरक्षा मिले, कुछ लोग चाहते हैं समाज में बराबरी मिले, कुछ लोग क्या चाहते हैं स्वतंत्रता मिले, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, सोशल जस्टिस भी वो चाहते हैं। मतलब किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एक देश में रहने वाले हर जो व्यक्ति है उसका क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ये भी चाहते हैं, खूब सारे लोग चाहते हैं, सब अलग-अलग चाहते हैं। यदि आपसे पूछ लें नॉन मटेरियल गोल्स क्या होते हैं? अभौतिक, भौतिक मतलब मटेरियल जिसको अपन छू सकते हैं, ये क्या है ये? फिजिकल गुड्स है, भौतिक वस्तु जिसको अपन छू सकते हैं। लेकिन आपको कुछ गलत बोल के चला गया, आपकी इज़्ज़त खत्म हो गई, आपका कोई सम्मान नहीं करा, तो क्या उसको आप छू सकते हो क्या? नहीं, वो क्या हो गया नॉन मटेरियल यानी अभौतिक जिनको आप छू नहीं सकते। तो हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है? सर जी सब कुछ ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है, बिल्कुल। सोना-चांदी ये सब किसमें आ जाएँगे? भौतिक, मटेरियल। ये भी चाहिए, बिल्कुल ये चाहिए हमें। तो हमें मटेरियल और नॉन मटेरियल गुड्स चाहिए हमें। अब नॉन मटेरियल गुड्स कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मटेरियल गुड्स अपने को चाहिए यानी भौतिक वस्तुएँ अपने को चाहिए जिसको अपन छू सकते हैं, पैसा चाहिए। रुपए छू सकते हो ना कागज़ के टुकड़े या कागज़ के नोट, टुकड़े नहीं बोल सकते। करेंसी का अपमान हो जाता है जब आप बोलते हो ये तो एक टुकड़ा है, नहीं, नहीं, भारत सरकार की अथॉरिटी होती है उसमें, है ना? ऐसा नहीं बोल सकते। तो आपको क्या चाहिए? रुपए चाहिए आपको, डॉलर भी चाहिए आपको, है ना? और क्या चाहिए आपको? सोना-चांदी चाहिए। ये क्या है? भौतिक वस्तुएँ और भौतिक तो चाहिए, लेकिन इसके साथ क्या चाहिए आपको? अभौतिक भी आपको चाहिए। तो भौतिक के साथ में अभौतिक भी आपको चाहिए, है ना? तो नॉन मटेरियल्स हो गए, ये सब देख लेना थोड़ा-सा, है ना? नॉन मटेरियल में क्या आ जाएगा? सम्मान, इज़्ज़त आपकी हो, जीवन सुरक्षित हो, समाज में बराबरी और स्वतंत्रता आपको मिले, एजुकेशन भी हो, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आत्मसम्मान, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल जस्टिस, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना? हेल्थ फैसिलिटीज़ सब कुछ आपको चाहिए। तो ये मटेरियल और नॉन मटेरियल गोल्स होते हैं, सोना-चांदी, पैसा ये सब हो गया मटेरियल, नॉन मटेरियल में ये सब हो गए जिनको अपन छू नहीं सकते, लेकिन हर इंसान उसको चाहता है। ओके? ओके, चलिए अब आपको पूछ लें कि मटेरियल पहले चाहिए या नॉन मटेरियल? पहले तो गुरुजी पैसे ही चाहिए, है ना? उसके बाद सम्मान, इज़्ज़त मिलती रहेगी, पैसा आएगा तो सम्मान धीरे-धीरे आ ही जाएगा। चलो,
अब आते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। क्या-क्या बातें और दे रखी है अपनी किताब के अंतर्गत कि हमें तुलना करनी है किसकी? कि कोई जो देश है वो कैसा है, यानी उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जिसको न 90% नंबर आ गए, वो क्या हो गया? अमीर हो गया। नहीं सॉरी, पढ़ने वाला बच्चा होगा, होशियार बच्चा हो गया, इंटेलिजेंट बॉय। और जिसके 40-50 है, ये तो कमज़ोर सा है, नालायक, किसी काम का नहीं, नहीं क्या, है ना? तो हम देशों या राज्यों की तुलना इसलिए करते हैं ताकि ये जान सकें, अंडरस्टैंड, क्या जान सकें कि कौन-सा देश या राज्य अधिक विकसित है, डेवलप्ड कौन-सा हुआ है। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर उनका कैसा है और नागरिकों को वहाँ पर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये सब अपन जान सकते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन तो यही बनता है कि हमें 2 राज्यों की तुलना क्यों करनी चाहिए? रीज़न बताओ आप कि हमें कंपैरिज़न क्यों करना है? राज्य मतलब यहाँ पर हम देश की बात करें, 2 देशों का कंपैरिज़न हमें क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? हमें पता चलेगा कि कौन विकसित है, डेवलप्ड हो चुका है या जो डेवलपमेंट स्टेज में है, यानी विकासशील है या विकसित है। विकसित मतलब खूब सारा उसका विकास हो ही चुका है और विकासशील मतलब अभी कर रहा है धीरे-धीरे, जैसे भारत में विकास हो रहा है। अमेरिका मतलब विकसित देश है, पैसा है, खूब सारा सब कुछ है वहाँ पर, लगभग डेवलपमेंट हो चुका है वहाँ पर। भारत में ठीक है, चल रहा है, हो जाएगा धीरे-धीरे। तो हमें इस बात का पता चलेगा, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वो भी हमें पता चलेगा इससे कि इनके पास में पैसे तो हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ में पढ़े-लिखे हैं कि नहीं? पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं कि नहीं, है ना? तो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और इनकम, पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम कुछ है कि नहीं? इनको भी अपने को पता चल जाता है और इनको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है क्या? अवसर मिल रहे हैं क्या? किसी को नाच-गाने का शौकीन है और आप उसको पढ़ाई के लिए बोल रहे हो। अरे अवसर मिल रहा है क्या नाच-गाने का उसको? कोई आर्ट्स कुछ पेंटिंग करना चाहता है, क्या उसको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है? एक गरीब-सा बच्चा है, उसके पास कुछ नहीं है पढ़ाई-लिखाई करने के लिए, लेकिन उसमें संभावनाएँ हैं। जैसे एक छोटा-सा क्या होता है, बीज होता है। बीज में क्या होता है, संभावनाएँ होती है, क्या एक बड़ा-सा वृक्ष बनने की और एक छोटा-सा बच्चा है, उसमें भी योग्यता है। बड़ा नेता बन सकता है, बिज़नेसमैन बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, कोई बड़ा प्रोफ़ेसर, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन क्या चाहिए बीज में? खाद, पानी। वैसे ही बच्चे को क्या चाहिए? अरे पढ़ाई-लिखाई चाहिए। तो उस देश में ऐसी व्यवस्था है कि नहीं, है ना? तो उसको बेहतर अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी ज़रूरी है। तो इन सब बातों का अपने को पता कब चलेगा? जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसका? कई सारी कंट्रीज़ का जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, कई सारे देशों का हम तुलना करते हैं, तो ये 3-4 बातें अपने को पता चल जाती है। चलिए ये बात ठीक है, लेकिन करें कैसे आखिर हम? तुलना कैसे करें? तो तुलना करने का जो मेन आधार है वो क्या है? इनकम। छोटा-सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पहले बहुत पूछते थे इस क्वेश्चन को कि यदि आपको 2 देशों के बीच में तुलना करना है, कंपेयर आपको करना है तो कैसे करोगे? तो आंसर क्या होगा? इनकम। आय के आधार पर इनकम कितनी है? यदि ज़्यादा इनकम है तो हम कहेंगे वो विकसित देश है और इनकम कम है तो क्या बोलेंगे? विकासशील है। एक डेवलप्ड, एक डेवलपमेंटल, ना? तो ये देखो, आय जो कि किसी देश की क्षमता बताती है। क्या बताती है? कैपेसिटी ऑफ कंट्री, कैपेसिटी बताती है। कैपेसिटी बताएगी, उसके पास है क्या? उस देश के पास में क्या है? और यदि किसी देश के लोग अधिक कमाते हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक है और उनका जीवन क्या है? बेहतर है। अच्छे से रह रहे होंगे, बड़ी गाड़ियाँ उनके पास में होगी, उस देश में सड़कें खूब सारी होगी, हवाई सेवाएँ अच्छी होगी, वहाँ पर रेलगाड़ियाँ विकसित होगी, उद्योग खूब सारे होंगे। कब मानेंगे हम? जब उन लोगों के पास में पैसे खूब सारे हो, यानी आय, इनकम खूब सारी यदि होंगे, तो हम ऐसा मान सकते हैं। चलिए, इसी कारण से देशों या राज्यों की तुलना में सबसे सामान्य मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। ये आपको ध्यान में रखना है
2 देशों की तुलना कैसे करेंगे? पर कैपिटा इनकम, कैसे? प्रति व्यक्ति आय। कंपेयरिंग कंट्रीज़ कैसे करेंगे कंपेयर? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। समझ गए? प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से 2 देशों के बीच में तुलना की जा सकती है। अब ये क्या से आ गया? ये तो अजीब-सी बात है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? आपके घर है, उम्मीद है घर तो सभी के होता है। 5 मेंबर है आपके घर में और आपके घर में कमाई कितनी होती है महीने की? हाँ, 20,000 रुपए। कितनी कमाई होती है? सर जी 20,000 भी ज़्यादा बता दिए, हमारी तो और कम होती है। मान लेते हैं, कम क्यों सोचें? ये भी कम ही है आज के समय में, बहुत कम है। 5 मेंबर है, कितने? 4,000 रुपए। एक व्यक्ति की आय कितनी हो गई? 4,000 रुपए। समझ गए? प्रति व्यक्ति आय, प्रति यानी एक व्यक्ति मतलब होते ही हम, आय मतलब पैसा कितना, अरे एक व्यक्ति के पास कितना पैसा आएगा? कुल कितना पैसा हमारे परिवार के पास में 20,000 ही है। और लोग कितने? 5 लोग हैं हम, एक के पास कितने हो गए? 4,000। ऐसे ही पूरे देश में यदि हम पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय निकालें तो कैसे निकालेंगे? सीधी-सी बात है, टोटल पॉपुलेशन यानी उस देश की कुल जनसंख्या। देश की क्या? कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या। इसका किसमें भाग देंगे हम? कुल आय में। कुल आय कितनी है? कुल आय। कुल आय कितनी है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति हाँ, पता है लिखावट अच्छी नहीं है, इसलिए सब लिखा हुआ है पहले से, है ना? देखो कितना सुंदर तो लिखा हुआ है, देखिए आप, ये देखो आप, है ना? सुंदर-सुंदर लिखा है ना? इसलिए लिखा हुआ है। ये अच्छा नहीं लिखा जाता, ठीक है अब। देखो, कुल आय में यदि आप भाग देते हो देश में रहने वाले लोगों की, जितने लोग रहते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक व्यक्ति की आय। कुल आय में भाग देंगे उस देश में रहने वाले लोगों की, जनसंख्या की, टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल इनकम और उसके बाद में इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? टोटल पॉपुलेशन से। पर ये ऊपर-नीचे हो जाएगा थोड़ा-सा, सॉल्यूशन भी है। जब आप डिवाइड करते हो तो हमेशा बड़ी संख्या ऊपर आती है तो ठीक रहता है ना? ऊपर बड़ी संख्या होगी, नीचे छोटी संख्या होगी। जैसे आपके घर की इनकम 20,000 रुपए है, तो इनकम क्या हो गया? एक बड़ा आंकड़ा हो गया 20,000। लोग कितने? 5 ही है। 20,000 में 5 का भाग देंगे, है ना? आप उदाहरण देखना कि 20,000 में 5 का भाग दोगे या 5 में 20,000 का भाग दोगे, है ना? ऐसे सोचा कीजिए आप, फिर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। सर ये क्या है? ये थोड़ी ये अच्छा नहीं, ये इसको देख के अच्छा लगता है हमें। 20,000 में हम 5 का भाग देंगे, तो कुल आय, टोटल इनकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन में। कुल जनसंख्या में कुल आय में कुल जनसंख्या का यदि हम भाग देते हैं, तो हमें एक व्यक्ति की आय प्राप्त होती है। ये तो अच्छी बात है। तो एक व्यक्ति की आय के आधार पर हम राष्ट्रों की तुलना कर सकते हैं। समझ गए इतनी बात? चलिए, ये तो हो ही गया। चलो आगे चलते हैं। अब इसको क्या समस्या है? एक बैंक है जिसका नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक, ये अमेरिका के अंतर्गत रहता है ना? 1944 के आसपास ये बना था विश्व बैंक। तो ये भी नाटक करता रहता है बीच-बीच में। ये बोलेगा कि मैं बताऊँगा अब आपको कि कोई देश विकसित कब होगा, विकासशील कब होगा और एकदम गरीब मरियल सा कब होगा, मैं बताऊँगा आपको। तो ये क्या कह रहा है कि विश्व बैंक देशों को उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्लासिफाइड करता है। ये आपको ध्यान में रखना है ये लाइन कि विश्व बैंक किस आधार पर कंपेयर कर रहा है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर।
2 देशों की तुलना हम किस आधार पर कर रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो ये विश्व बैंक अमेरिका है ना? पूरे विश्व के अंतर्गत ये विकास से जुड़े हुए कई सारे प्रोग्राम लागू करता है कि पूरे विश्व में विकास से जुड़े पर्यावरण से, गरीबी है ना? इनसे जुड़े प्रोग्राम ये लागू करता रहता है। या कोई इनको एडवाइस सलाह चाहिए तो ये थोड़ा बहुत पैसों से जुड़े भी कुछ स सलाह भी दे देता है और यदि अपने देश को भी पैसा चाहिए, तो हम भी कभी-कभी इनसे पैसे लेके आ जाते हैं। विश्व का बैंक है ना? आप सोचोगे कि हम भी जाएँगे वर्ल्ड बैंक, तो आपको थोड़ी देगा। आपको कहाँ जाना है? आपके आस-पास जो बैंक है वहाँ जाने, लेकिन अपना देश को यदि पैसा चाहिए तो हम कहाँ जाएँगे? आईएमएफ और विश्व बैंक इधर हम जाएँगे पैसे लेने के लिए। तो एक बड़ी संस्था है अमेरिका के अंतर्गत इसने कहा कि मैं अब आपको बताऊँगा कि क्या करना है आपको। तो उसने कहा कि जो अमीर देश है, वहाँ पर अमीर देश कौन होगा जिनके पास 49,300 रुपए नहीं डॉलर। यदि उसके पास में कितना पैसा हो 49,300 डॉलर से अधिक हो, 49,300 डॉलर पता है कितना होता है? अभी डॉलर का भाव पता है कितना हो चल रहा है? 88 के आसपास चल रहा है, 90 के आसपास। एक व्यक्ति के पास में इतना पैसा होना चाहिए। 49,300 को 90 से गुणा करो और उसकी 1 साल की इनकम होनी चाहिए इतनी। सर हमारी तो इतनी ही नहीं है 1 साल की 50,000 49,300 हमारी नहीं होती। डॉलर 90 से गुणा करने के बाद तो खूब सारी हो जाएगी, होती है। तो किसी देश के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति की आय कितनी है? यदि 49,300 डॉलर से अधिक है, तो वो देश क्या होगा? वो देश होगा विकसित देश। अमेरिका, अमेरिका इसका उदाहरण है ना? आपको पूछ ले कि बताओ एक उदाहरण भी बता दो, बता देंगे क्या दिक्कत है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन खूब सारे हैं। यूरोप के याद करके बता देना अमेरिका की तरफ। चलिए, अब थोड़े कम पैसे हैं, उनको अपन कहेंगे मिडल इनकम कंट्री, मध्यम आय वाले थोड़े से कम पैसे हैं। तो इन्होंने कहा कि $6,700 से $49,300 तक यदि किसी के पास में है, तो उसको बोलेंगे कि ये मध्यम आय वाले हैं। कैसे हैं? मिडल इनकम कंट्रीज़ है। इनको अपन कहते हैं विकासशील देश। इसको अपन क्या कहेंगे? विकसित देश। विकसित, ये होता है विकासशील। डेवलप्ड कंट्री, ये हो गया डेवलप्ड, ये है डेवलपमेंट। यहाँ पर चल रहा है डेवलपमेंट और ये क्या हो जाएगा? अंडर डेवलपमेंट कंट्री, है ना? तो इसमें कहा जाएगा ये गरीब है, 2,500 से यदि कम डॉलर जिनके पास में 1 साल में कितना कमाते हैं? 2,500 से कम यदि ये कमाते हैं, तो ये हो जाएगा निम्न आय वाले देश हो जाएँगे, है ना? ये अमेरिका कहाँ से लिख दिया इसमें? सॉरी ये अमेरिका को उठा के कहाँ ले जाना है? यहाँ ले जाना है। अमेरिका को बुरा लग जाएगा, है ना? बुरा लग जाएगा और बोर्ड उठा के ले जाएँगे, है भी वहीं का, है ना? उसी देश का प्रोडक्ट है। बुरा थोड़ी बोलेंगे, ले जाएँगे, दिक्कत हो जाएगी। कहाँ से पढ़ोगे आप? तो 2,500 से यदि कम होता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग देश कोई भी बता देना। भारत किसमें आएगा? ये ज़रूर याद करना, सब कुछ भूल जाना। भारत आता है मध्यम आय वाले देश में, यहाँ पर आता है भारत। यानी भारत कैसा है? विकासशील देश है। तो विश्व बैंक का ये जो आपका क्लासिफ़िकेशन है, ये तीनों जो बताया है, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में भी ये पूछ सकते हैं, है ना? इसको थोड़ा अच्छे से याद करना। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेना। ये डॉलर ये सब भी याद कर लेना, ये भी पूछे जाते हैं। सर याद कर लेंगे, कर ही लेना। अब देखो आगे, ये तो हो गई इतनी बात। चलो एक बार आप पढ़ो। देखिए वीडियो में एडिटिंग कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ये बना रहे हैं। बनाते ही आपके पास एकदम आ जाएगा, ऐसे गिरेगा एकदम धम, है ना? आवाज़ आएगी।
सेम कोई एडिटिंग कुछ नहीं है, जैसा बना रहे हैं वैसा-वैसा डाल रहे हैं। एडिटिंग सब में बहुत टाइम मिलता है और अपन अकेले हैं, कहाँ से ये सब काम करेंगे इतना और मेहनत क्यों करें, है ना? अच्छा, ये बनाने में मेहनत करेंगे, बाकी आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा-सा, यदि कुछ हल्का-फुल्का प्रॉब्लम आए तो। चलिए हम अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? सीबीएसई के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की सीमाएँ, इसको हटा दीजिए। व्हाट कंपैरिजन टीचर्स या लेसन्स क्या मिलता है, इसको हटा दीजिए, है ना? ये लो हटा दिया। ये आपको ध्यान में रखना है ना कि हम पर कैपिटा अपना रहे हैं। 2 राष्ट्रों, 2 नेशन का यदि हम कंट्रीज़ का हम कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो किस बेस पर कर रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इससे नुकसान क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं चल पाएगी इससे, है ना? क्या-क्या पता नहीं चलेगा आपको? तो एवरेज इनकम इज़ एन ईज़ी मेजर डेवलपमेंट बट इट डज नॉट स्लो इनइक्वालिटी, है ना? सो ये आपको दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं दिखाएगा आपको? इनइक्वालिटी, असमानता को ये नहीं दिखाएगा। अब ये क्या बात आ गई? औसत आय विकास का आसान मापदंड है, लेकिन ये असमानता नहीं दिखाता है। देखो, इसको थोड़ा समझ जाता हूँ मैं, ज़रूरी बात है ये। पहले आपके घर से बात करता हूँ मैं, आप भी अपने घर में रहते हो। आपके घर के अंतर्गत 5 मेंबर हैं। मान लेते हैं आपके घर की इनकम, टोटल इनकम कितनी है? 20,000। 5 का भाग देंगे, 5 लोग रहते हैं, कितनी आ गई? 4,000। तो वाक़ई में आपके घर में रहने वाले सभी लोग 4-4 हज़ार रुपए कमा रहे हैं क्या? सर, हम तो कुछ नहीं कमाते। इसके अनुसार आप कितना कमा रहे हो? 4,000। ऐसा नहीं है, घर पे मत चले जाना पैसे लेने के लिए। मेरा नाम मत ले देना, है ना? आप नहीं कमा रहे हो ये। यानी घर में 5 लोग हैं, कमा एक ही रहा है और इस प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? सभी लोग कमा रहे हैं और सबको इनकम कितनी है? 4-4 हज़ार रुपए हर महीने कमा रहे हैं। ये तो हो गई छोटी बात। बड़ी बात बताता हूँ। बड़ी बात मुकेश अंबानी की हम बात करते हैं। छोटी-मोटी बात क्यों करें हम? इतनी भी बड़ी नहीं करेंगे। 2 परिवार है ना? आप क्या हो? पैसे वाले हो। आपको हम पैसा वाला ही दिखाएँगे। आपका नाम ए है और आपका एक पड़ोसी है, उसका नाम क्या है? बी। आपका जो घर है, हर महीने कितना कमा रहा है? 1 करोड़। अब कितना कमा रहे हैं हर महीने? नहीं, हर साल। सर जी, हम तो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और आपका जो पड़ोसी है, वो कितना कमा रहा है? 10 लाख रुपए। 10 लाख। 1 साल का कितना कमा रहा है? 10 लाख रुपए कमा रहा है। और प्रति व्यक्ति आय में क्या करेंगे हम? भाग दे देंगे। दोनों परिवार की आय कितनी हो गई? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। ये तो बात ठीक है। कितने का भाग देंगे? 2 है तो 2 का ही दे लेते हैं एक बार। अब एक-एक परिवार की कितनी आय आ गई? 2 का भाग दोगे कितनी आ गई? 55 लाख। इस फ़ॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि ए परिवार कितना कमा रहा है? 55 लाख और बी परिवार कितना कमा रहा है? 55 लाख। 10 लाख कमा रहे हैं। इस फ़ॉर्मूले के अनुसार कितना कमा रहे हैं? 55। तो इनके बीच की जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही कि कितनी-कितनी इसमें असमानता है, वो आप इसको देख ही नहीं सकते। समझ गए? नहीं, हमारे दिमाग की नहीं है, हम क्यों समझे? चलो और समझाते हैं। ये थोड़ा-सा बड़ा उदाहरण हो गया। क्लास में आप 2 बच्चे हो। हाँ सर, ये ठीक है। एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी। एक बच्चे को खर्चा मिलता है, खर्चा तो गाँव में तो कहाँ मिलता है, आजकल के बच्चों को मिलना लग गया होगा। ए बच्चा, उसको बोला गया कि तुम्हें 1 महीने का कितना मिलेगा? ₹1000, है ना? और बी वाले को मिलेगा ₹100।
दोनों का मिला के टोटल कितना हो गया? 1100 हो गया। लोग बच्चे कितने हैं? 2 कितना आ गया? 550। हमारा जो सूत्र है उसके अनुसार एक की इनकम कितनी है? इसकी कितनी हो गई? 550। अरे ऑटोमेटिक बढ़ गई, 550 हो गई और इसकी कम हो गई। तो यहाँ पर ये जो गैप आपको दिख रहा है 900 का, ये आपको पता नहीं चल रहा है। वास्तविक असमानता, इनइक्वालिटी आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये पता नहीं चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है किसका? किसका? प्रति व्यक्ति आय का जो फ़ॉर्मूला है उसके। यदि हम आय के आधार पर तुलना करते हैं, ये बड़ा है। तो हमें अमीर और गरीब का पता नहीं चलता है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, इसका भी पता नहीं चल रहा है। ई का हो गया। चलो इसको बैक करते हैं थोड़ा-सा। ओके, आ गया, आ गया। चलो, क्या-क्या अपने को मिलता है इससे पता नहीं चलता भई क्या है, क्या नहीं है ना? असमानता का पता नहीं चल रहा। और देखो नीचे वाला इसको रीडिंग लगा लोगे? लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखो, कुछ अमीर है, अधिकांश गरीब है और सच्चे अर्थ में विकसित देश नहीं कहा जा सकता। वास्तविक अमीर और गरीबी का पता नहीं चल रहा है। और यदि हम केवल आय को आधार बनाएँ, तो ये जो पैरामीटर है वो क्या है? अधूरा है। मैंने पहले भी बताया था आपके पास पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़े-लिखे नहीं हो आप। आपकी किडनी फेल है, बीमार हो आप, क्या करोगे पैसों का? आपके गाँव में, शहर में हॉस्पिटल नहीं है, आपको टक्कर मारी किसी गाय ने, भैंस ने, गाड़ी ने, पता चला हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर है, रास्ते में क्या हो जाओगे? निपट जाओगे। स्वास्थ्य सुविधाएँ होना ज़रूरी है। तो हम विकास कब कहेंगे? विकास का ये अधूरा पैरामीटर है क्योंकि ये केवल आय को विकसित होने का सूचक मान रहा है कि आय यदि है तो उसके पास सब कुछ है। लेकिन आय नहीं, आय के अलावा क्या-क्या ज़रूरी है? ज़रूरी खूब सारा है गुरुजी, स्वास्थ्य ज़रूरी है, सामाजिक स्थिति, इज़्ज़त ये सब, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता, समानता, स्वतंत्रता, ये भी ज़रूरी होता है, ये भी मिलना चाहिए। लेकिन जब हम आय के आधार पर तुलना कर रहे हैं, तो इनको आपने छोड़ दिया, ये भी बहुत ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। एक ऊपर असमानता को नहीं पता चलता और एक ये याद कर लेना, 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे कि देशों के बीच वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है और हमें ये नहीं पता चलता कि उस देश में एजुकेशन का लेवल कैसा है, हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल सुविधाएँ कैसी है, फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी है, लोगों को अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, सब बातें अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यदि हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करने लग जाएँ। चलो आप सभी समझदार हो, तो फिर हम क्या करें? अच्छा पैरामीटर क्या होगा आपकी नज़र में? सर अच्छा तो वो होगा जिसमें हमें पता चले कि पढ़े-लिखे लोग कितने, स्वास्थ्य सुविधाएँ कितनी है और साथ में इनके पास पैसा कितना है। ये थोड़ा हमें पता चल जाए ना, तो हम मज़ा आ जाए, है ना? अपने को क्या पता चल जाए कि देश कैसा है। चलिए, हमें राज्यों की तुलना करनी है। पहले हमने किसकी किया? देश का, जैसे भारत, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका इन सब की हमने तुलना किया। तुलना करने का आधार क्या था? सर विश्व बैंक का तुलना करने का आधार था पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब यदि आपसे पूछे कि भारत में कई सारे राज्य हैं और राज्य कैसा है, सफल है, असफल है, विकसित है, उनको हम कैसे देखें? तो भारत में क्या माना गया कि प्रति व्यक्ति आय हम देखेंगे भई कितना पैसा, और हम ये भी देखेंगे कि शिक्षा का स्तर क्या है और स्वास्थ्य का स्तर क्या है। ध्यान आप दीजिए इस बात को। 2 देशों की हम तुलना कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय को हम मान रहे हैं और जब जब हम राज्यों की तुलना कर रहे हैं, भारत में कई सारे राज्य हैं, इनकी तुलना कर रहे हैं, तो ये 3 पैरामीटर को अपन फॉलो करेंगे, अपनाएँगे तीनों पैरामीटर को। तो हरियाणा में बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, इंडस्ट्री उद्योग खूब सारे लग चुके हैं, ज़मीनों के भाव खूब सारे हैं, नहर से पानी खूब सारा आ रहा है, गेहूँ, चावल खूब सारा हो रहा है, पैसे तो हैं।
जबकि बिहार में सबसे कम। पैसा सबसे ज़्यादा किसके पास है? हरियाणा में। पैसा सबसे कम किसके पास में है? बिहार में। तो हमें ये भी देखना है किसी देश में कि आर्थिक विकास के साथ-साथ ये भी देखना है कि वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, साक्षरता कैसी है, शिशु मृत्यु दर कैसा है? ऐसा तो नहीं है बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं। शिशु मृत्यु दर अपने देखना है। शिशु मृत्यु दर अपने को देखना है। यदि किसी राज्य में स्वास्थ्य ठीक है, साक्षरता यदि ठीक है, इनकम भी यदि ठीक है, इन तीनों को हम मिलाएँगे, फिर हम बताएँगे कौन-सा राज्य बेहतर है। चलिए, तो कर लेते हैं तुलना, है ना? क्या जा रहा अपना? पहला हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? परिभाषा पूछी जाती है, क्या होती है? तो 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें 1 साल के अंतर्गत कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है? 1000 जीवित जन्मों में से कितने बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाते? पहले खूब सारे मर जाते थे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं होती थी। आजकल हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सुविधाएँ हर जगह, हर गाँव के अंतर्गत, शहरों के अंतर्गत। तो क्या हुआ? शिशु मृत्यु दर एकदम कम हो गई। परिभाषा याद करोगे? कर लेंगे। केरल में केवल 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 6 ही, हरियाणा में 28 और बिहार में 271। 271 है क्या ये? नहीं, 27 ही होगा या जो भी है, देख लेना इसको, है ना? ये पता नहीं, देख लेना आप अपनी बुक के अंतर्गत। ध्यान क्या रखना अपने को, कितने बच्चे खत्म हो जाते हैं। इस हिसाब से सबसे कम किसमें है? केरल में है। तो हम कहेंगे केरल में स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर है। यदि आपसे पूछ ले सबसे बेहतर सेवाएँ कहाँ पर है? स्वास्थ्य सुविधाएँ केरल में है। बहुत मेडिकल है, फैसिलिटीज़ बहुत शानदार है वहाँ पर केरल में। चलो ये हमने देख लिया। एक और देख लेते हैं कि अपन साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट केरल में खूब सारे पढ़े-लिखे लोग, लगभग 100% रहती है लगभग। हाँ, 96 यहाँ पर दे रखी है और बिहार में कितना है? 71% है। तो पढ़ाई के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में कौन आगे है? केरल आगे है। हरियाणा पीछे हो गया यहाँ पर। ओके? और है कि बच्चे स्कूल कितने जा रहे हैं? 10वीं-12वीं तक बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? सेकेंडरी एजुकेशन तक। तो हम देख रहे हैं कि केरल में 77% बच्चे पढ़ रहे हैं, 10वीं-12वीं में पढ़ रहे हैं और बिहार में केवल 55%। तो पढ़ाई-लिखाई सब काम यहाँ पर ठीक चल रहा है। पैसों की हम बात कर लेते हैं। पैसे कितने हैं इनके पास में? तो पैसे में तो हरियाणा ऊपर आएगा, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के मापदंड, पैरामीटर किसके, किसके पैरामीटर? हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके? यदि हम इनकी बात करें तो कौन आगे है? केरल। कन्क्लूज़न क्या होगा? सर केरल ठीक है, थोड़े बहुत पैसे ज़रूर कम है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पढ़े-लिखे लोग हैं। शिक्षा का जो प्रतिशत है एजुकेशन का वो कितना है? लिटरेसी रेट 96, 97, 98, 100 मान के आप चलो। सब पढ़े-लिखे लोग हैं। तो आपको पूछे कि विकास में क्या-क्या अपनाएँगे? आय, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा का स्तर और अनेक जो सामाजिक मापदंड जितने भी अपने खूब सारे पढ़े थे। अब है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको, सब बातें रिपीट हम कर रहे हैं। सर ये बात तो ठीक है। एक बात और आप बुक में अक्सर आपके नहीं मिलती है, लिख सकते हो आप। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ व लिख सकते हो आप। एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास सर हमने देख लिया खूब सारा, कितना बताओगे आप? समझ गए? आर्थिक विकास में क्या शामिल करते हैं? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय और क्या शामिल करेंगे? शिक्षा का स्तर, पढ़े-लिखे लोग कितने हैं? ये भी हम सर जी देख लेंगे। और क्या देखेंगे? और हम देखेंगे इसमें स्वास्थ्य सुविधाएँ कितनी है वहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधाएँ कितनी है? ये भी सर जी हम देख लेंगे। चलो, स्वास्थ्य सुविधाएँ, है ना? हेल्थ फैसिलिटीज़ है आपकी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम और क्या होना चाहिए यहाँ पर? और तो सम्मान कितना होता है? सुरक्षा कितनी है?
उन लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सब बातें आ जाएगी। इसमें एक बात आएगी केवल, एक देश में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। यदि किसी देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि दर कहलाता है। पर कैपिटा इनकम यदि बढ़ती है उसको अपन क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। या अरे सीधी-सी बात है, पैसे खूब सारे हैं तो हम क्या कहेंगे उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। पैसे के साथ में एजुकेशन, हेल्थ, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएँ और भी खूब सारी चीज़ें बढ़ रही है तो हम क्या कहेंगे उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश का हो रहा है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये है ना, ये जो अप्रोच है कैसी है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटेटिव अप्रोच है ये। कांसेप्ट कैसा है? मात्रात्मक। अवधारणा कैसा कांसेप्ट है ये? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। अरे मात्रा मतलब जिसको अपन माप सकते हैं। एक ये संख्या है, ओके? कैसे माप सकते हैं? हाँ गुरुजी। तो ये क्या हो गई? मात्रात्मक। इसमें क्या शामिल करेंगे? क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव कांसेप्ट है ये। मात्रात्मक प्लस गुणवत्ता, गुणवत्ता, क्वालिटी, है ना? मात्रात्मक प्लस गुणवत्ता, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, नहीं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों है। क्वालिटी कहाँ है? ये क्या है? क्वालिटी, ये क्या है? क्वालिटी, ये क्वालिटी, जीवन क्वालिटी, गुणवत्ता, अच्छा जीवन, है ना? तो ये थोड़ा-सा देख लेना और कहीं काम आ जाएगा, यहाँ नहीं तो। चलिए आगे है पब्लिक फैसिलिटीज़, इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, आप सब समझदार बच्चे हो। देखो अपन ने अभी तक क्या देखा कि अपने को तुलना करनी है किसी देश की, तो हमने प्रति व्यक्ति आधार पर किया। सर ये तो ठीक है। एक और तुलना कर लेते हैं कि यदि किसी देश के अंतर्गत पब्लिक फैसिलिटीज़ खूब सारी है, सार्वजनिक सुविधाएँ खूब सारी है, तो हम क्या कहेंगे? उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। एक तो अपन ने इनकम वाला कर लिया। अब अपन क्या करेंगे कि ये भी देख लेते हैं, ये भी क्या है? एक विकास का पैरामीटर है। यदि किसी देश में पब्लिक फैसिलिटी सार्वजनिक सुविधाएँ खूब सारी है, तो हम कहेंगे उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आय से जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि वो नागरिकों को सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाएँ। तो ऐसी बुनियादी सेवाएँ जिनको सबको मिलना चाहिए, तो सरकार के द्वारा जो भी हमें उपलब्ध करवाया जाता है, ऐसी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी लोग होते हैं, उन सबको अवेलेबल करवाया जाता है। क्या-क्या? पूछ सकते हैं आपको कि बताओ, सरकारी सुविधाएँ बताओ? बता देंगे, खूब सारी है ना? जैसे स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ना? पीने का पानी अच्छा मिलना चाहिए। हॉस्पिटल अच्छा हो, स्वास्थ्य सेवाएँ उनको मिले, एजुकेशन यानी सरकारी स्कूल हो, लाइब्रेरीज़ हो, ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और कुछ स्वच्छता हो यहाँ पर, है ना? सैनिटरीज़ अच्छी साफ-सफाई उस देश के अंतर्गत होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के आप नाम बता दो कि हाँ, हाँ, हम बता देंगे। डाकघर आप बता सकते हो, पोस्ट ऑफिस। हाँ, सर ये भी है ना? ऐसी सुविधाएँ जहाँ पर आपको पैसे नहीं देने पड़ते, पैसा देना भी पड़ता तो बहुत कम चार्ज है। जैसे डाकघर में एकदम थोड़ा-सा पैसा लगते हैं, स्कूल में जाते हो तो 100-200 रुपए सरकारी स्कूलों में लगते हैं, 500-400 मान लीजिए। डॉक्टर की कई जगह पर्ची के 8-10 रुपए लगते हैं, है ना? 10 रुपए लगते हैं। राजस्थान में लगभग फ्री है, मेडिकल जो आपकी दवाइयाँ मिलती है वो भी फ्री मिलती है। बिजली, बिजली भी सरकार उपलब्ध करवाए। अब आप बोलोगे कि बिजली के तो पैसे लगते हैं, लेकिन आप थोड़ी अपने से बिजली बना लोगे, बड़ी-सी ट्रांसपोर्ट वो बड़ी से सब कुछ काम आप कर लोगे, नहीं कर सकते ना। पावर हाउस हम बना लेंगे खुद से, पैसे हैं, 20,000 रुपए कमा रहे हो, है ना? तो सब सुविधाएँ, ऐसी सुविधाएँ जो हम अपने से उपलब्ध नहीं करवा कर सकते। सर हम सड़क बना लेंगे, सड़क क्या हो गई? ये भी सार्वजनिक सुविधाएँ होगी ना, सड़क लिख दिया क्या? नहीं।
ये लिख दिया ना, परिवहन हो गया, सड़क भी इसमें आ जाएगा, है ना? ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। बसें भी जाती हैं ना, सरकारी बसें, ये भी परिवहन आ जाएगा ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। सर हम तो हवाई जहाज़ में जाते हैं, है ना? इतनी सरकार उपलब्ध नहीं करवाएगी, फिर भी सुविधाएँ तो उपलब्ध है, आप उसमें भी बैठ के जा सकते हो। सर हम तो खुद की खरीदेंगे, खुद की खरीदोगे तो यहाँ थोड़ी पड़ोगे हमारे पास में, है ना? तो ये क्या है, सरकारी सुविधाएँ, वे सुविधाएँ जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, क्या होता है, सार्वजनिक सुविधाएँ होती है, उदाहरण ये सब आप लिख देना। चलो ये उपलब्ध क्यों करवाई जाता है? अब ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि इसका इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो अपना जीवन क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, इज़्ज़त वाला जीवन हो जाएगा, है ना? और गरीब जो वर्ग है उसका जीवन थोड़ा ठीक हो जाएगा। और यदि ये उपलब्ध नहीं करवाए तो हमारी जो गरीब लोग हैं, है ना? अपनी जो बेसिक नीड्स होती है वो भी पूरा नहीं कर पाएँगे, कहाँ से हम? खुद की गाड़ियाँ थोड़ी लाएँगे, सड़क खुद की थोड़ी बना लेंगे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं वो आप दिखा नहीं सकते डॉक्टर को आप, फीस खूब सारी लेते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी हम नहीं जा सकते सर, बहुत फीस लेते हैं, है ना? तो ये है, इससे अपने को फ़ायदा होती है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, बेसिक नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान ये सब कुछ, आपको सरकारें उपलब्ध करवाती है, तो अपना जीवन क्या होता है, बेहतर हो जाता है। इसको आप देख लेना, कुछ नहीं है। चलिए, एक अपने विश्व बैंक पढ़ा, एक वो पढ़ लिया। अब ये और आ गया अब, है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर, पूरा नाम याद करना है, बिल्कुल याद करना है। एक और एचडीआई, आर की जगह क्या आ सकता है, आई। आई का क्या होता है, इंडेक्स, है ना? मानव विकास इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट की जगह हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई, एचडीआर एक ही बात है। तो ये क्या कह रहा है कि इनकम तो ठीक नहीं है आप, हम क्या कर रहे हैं, मानव विकास को, विकास शब्द आ गया ना, ध्यान रखो, विकास, विकास का अर्थ अभी अपने पढ़ा, हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस इनकम, और भी कई सारी सोशल फैसिलिटीज, है ना? वो अपन ने देखा। तो केवल आय के आधार पर नहीं, केवल इनकम नहीं, हमें शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य और जीवन स्तर हमें देखना होगा। उसके आधार पर हम क्या मापेंगे किसी देश को। विश्व बैंक किस आधार पर 2 देशों की तुलना कर रहा है, इनकम के आधार पर। और इस मानव विकास, ये जो रिपोर्ट है, ये किस आधार पर कर रहा है? ये तो कर रहा है एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, हेल्थ फैसिलिटीज़, सुविधाएँ, आपका जीवन स्तर कैसा है, और प्रति व्यक्ति आय। 3 आपको ध्यान में रखना है। इन 3 बातों के आधार पर यूएनडीपी हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। किस आधार पर? 3 सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। अभी हम देखेंगे इनको आगे, है ना? लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डीपी का मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इतना तो लिख ही सकते हो। हाँ सर, लिख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका है ना पीडीएफ निकलवा लेना, इतना मेहनत क्यों करना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है। अब बोलोगे सर ये संयुक्त राष्ट्र क्या होता है? तो एक बड़ी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना? सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र, और उनका एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो चलाने वाली एजेंसी है, प्रोग्राम का क्या नाम हो गया, यूएनडीपी। एक कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसके तहत वो एक रिपोर्ट जारी करती है, हर साल उसकी रिपोर्ट आती है और ये देखता है कि देशों की स्थिति क्या है, वहाँ पढ़ाई-लिखाई कितनी हो रही है, हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएँ कितनी है, और प्रति व्यक्ति आय कितनी है। विश्व बैंक केवल आय देख रहा था, और ये आपका यूएनडीपी क्या देख रहा है? तीनों चीज़ें देख रहा है। तो अच्छा कौन-सा है? सर ये अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है। तो मैंने आपको है ना एक कुछ लिखवाया था अभी, हम तो भूल गए। आपको मैंने लिखाया था इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि दर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस में आ जाएगा? विश्व बैंक में। क्यों? क्योंकि वो प्रति व्यक्ति आय होती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास किस में आ जाएगा? इसमें। एक ही तो बात है।
तो ये क्या देखता है? ये देखता है लाइफ या हेल्थ, जीवन प्रत्याशा ये देखता है। जीवन प्रत्याशा यानी एक देश में रहने वाले लोग कितने साल जीवित रहते हैं, एवरेज औसतन कितने साल जीवित रहते हैं, है ना? वो देखता है। तो कोई व्यक्ति औसतन कितने वर्ष तक जीवित रहता है? हाउ मेनी इयर्स पर्सन लिव इन एवरेज, कितने साल तक जिंदा रहेगा व्यक्ति? 65, 66, 67, 68, यहाँ इतना ही है इंडिया में, 67-68 तक होगा शायद अभी, है ना? ये अब इतने साल लोग जीवित रहते हैं औसतन, औसत निकाल रहे हैं। तो ये बात देखी जाती है। ये देखी जाती है कि एजुकेशन, कि यहाँ पर स्कूल कितने दिन लग रही है ना? कितने साल बच्चे पढ़ रहे हैं, ईयर्स, है ना? कितने साल बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी देखा जाता है कि एक बच्चा है वो 1 साल पढ़ रहा है, 2 साल, 3 साल पढ़ रहा है ना? आपको ये ध्यान रखो, नहीं रखो, एक तो ये देख लेना स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा वाला, और एक देख लेना शिक्षा का स्तर है, सीधा याद कर लेना, अंदर की बात याद रहे, नहीं रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। तीसरा देख लेना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इसमें आपको देखना है प्रति व्यक्ति आय। तो तीसरा सूचकांक क्या हो गया? 3 सूचकांक है। तीनों आप देख लेना, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर, या जीवन प्रत्याशा जिसको कह सकते हो आप। ये स्वास्थ्य सुविधाएँ ज़्यादा होगी तभी तो व्यक्ति ज कई साल जिएगा। आज़ादी के समय तो लगभग कितना बताते 35-40 साल ही था, और अब कितना हो गया? 68 के आस-पास हो गया ना? अब देखो कि भारत की रैंक क्या है? सर जी, भारत की रैंक तो कुछ है भी क्या? नहीं है। है भारत की रैंक कितनी है? 130। इसमें रैंक कितनी है? 130। सर नंबर तो अच्छे आए हैं, अच्छे नहीं है, ये बुरे नंबर है। ये क्या है? बुरे नंबर है। कुछ लिखा हुआ नहीं है क्या? देखो आप लिख लो नहीं है तो। टोटल जो देश है वो कितने हैं? 189। कितने देशों की ये सूची जारी करता है? 189 देशों की सूची जारी करता है सर, अच्छी बात है। भारत का नंबर कौन-सा? 130। ओह नो! ये क्या है? 130 नंबर, बड़ी कंडीशन है। 1 नंबर वाला सबसे अच्छा, 189 वाला सबसे बुरा। भारत किसकी तरफ है? बुरे की तरफ है। भारत की रैंक क्या है? 130, यानी पैसे भी कम है सर, पैसे तो कम। शिक्षा, हाँ सर, पढ़ते भी कम ही हैं हम। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर घूमना-फिरना, है ना? 10-12 क्लास पढ़ते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ सर, हॉस्पिटल भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर सुविधाएँ भी थोड़ी कम ही रहती, समस्याएँ हैं। तो इतनी समस्याएँ हैं, और भी कई सारी समस्याएँ हैं सर भारत में तो। तो रैंक तो अच्छी नहीं आई, 130 है। सर फिर पाकिस्तान की भी बताओ। हाँ, उसकी और बुरी कंडीशन है, 154। सर फिर हमारे पड़ोस में सबसे अच्छी किसकी है? वो है 73, श्रीलंका की। ये आपको ध्यान में रखना है, पड़ोसी देशों में अपने जो नेबर कंट्रीज़ है उसमें सबसे अच्छी कंडीशन कौन-सी है? श्रीलंका की 73। ये क्या है? 73 नंबर पे है। श्रीलंका की जो कंडीशन है वो ठीक है। ओके? ये आप देख लेना। आप सभी समझदार हो। आपने ये देख लिया प्रमुख मापदंड सूचकांक, है ना? 3 सूचकांक है ये। पैरामीटर हो गए 3। अब देखो, अब अंतिम टॉपिक है हमारा, एक परिभाषा पूछी जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे पर भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत से समझौता नहीं करे। विकास किस प्रकार का होना चाहिए? इस प्रकार का होना चाहिए कि वर्तमान की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो सके, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ऐसे संसाधन बचे रहें जिससे वो भी अपना विकास कर सके। सर नहीं समझ में आया। देखो, जो रिसोर्सेज है, सर रिसोर्सेज तो खूब सारे होते हैं। अरे खूब सारे कितने होते हैं? फिक्स है, हाँ फिक्स है। कितने हैं? मान लेते हैं 100 है। यदि सबका प्रयोग आपने कर लिया डेवलपमेंट करने के लिए, कोयला आपने ले लिया, पेट्रोल, डीजल सब आपने ले ली, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपना विकास कैसे करेगी?
मर जाएगी क्या वो? ज़मीन आपने खराब कर दी पूरी, उत्पादन हो नहीं रहा है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, पेस्टिसाइड कितने सारे डाल दिए, विकास हो नहीं रहा है। अब उत्पादन नहीं हो रहा है तो लोग मर रहे हैं खा-पी के, उनको भी खा-पी के मर रहे हैं अभी, पहले भूखे मरते थे, अब खा-पी के मर रहे हैं। क्या होना चाहिए? सर विकास ऐसा हो कि वर्तमान की जो आवश्यकताएँ पूर्ति हो और साथ में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। उसको अपन क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सर हमें तो कुछ याद नहीं होता है। क्या करें? सतत विकास की परिभाषा आ जाए। ऐसा विकास जो लंबे समय तक चलता रहे। अरे ये ठीक है। ऐसा विकास जो कैसा चलता रहे? जो लंबे समय तक चलता रहे। लंबे समय तक चलता रहे। सतत यानी चलता रहे। जो हमेशा चलता रहे, लंबे समय तक मतलब हमेशा चलता रहे। ऐसा विकास जो सतत की जगह हमेशा लिख लीजिए। हमेशा चलता रहे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विकास चलता रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे? सतत विकास। ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, उसको अपन क्या कह रहे हैं? सतत विकास। अच्छी परिभाषा मैंने लिख दी है, कुछ याद नहीं रहे, ये याद कर लेना एक ऐसा विकास जो हमेशा चलता रहे, उसको सतत विकास कहते हैं। एक छोटा-सा क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन और विकास यानी पर्यावरण और विकास के बीच का संबंध है। क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण खूब सारे करोगे, वनों की कटाई करोगे, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करोगे, तो विकास होगा कि नहीं? सर विकास तो नहीं होगा, सब कुछ तो हम खत्म ही कर देंगे। आगे आने वाले जाओ कहीं भी, हमें क्या मतलब है ना? तो विकास कब होगा? जब आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? आपने खूब सारा पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो ही खत्म हो गया। पॉल्यूशन, प्रदूषण है, गंदी नालियाँ, गंदा पानी, पेड़-पौधे हैं नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सिलेंडर लिए घूम रहे हो ऑक्सीजन के लोग यहाँ पर। अच्छा लगेगा क्या? नहीं। विकास करो आप, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं। जैसे राजस्थान में अभी विकास के नाम पर सोलर प्लेट लगाई जा रही है खूब सारी। हम तो सौर ऊर्जा से खूब सारी एनर्जी लेके आएँगे, ऊर्जा लेके आएँगे, लेकिन पेड़-पौधों को मत काटिए। खेजड़ी के वृक्ष, है ना? कभी नहीं उगेंगे वो। पेड़-पौधों को काटना नहीं है, विकास करना है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखना है, समझ गए? आगे देखो, अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, कुछ एनर्जी रिसोर्सेज़ की हम बात करते हैं। 2 प्रकार के रिसोर्सेज़ होते हैं, एक है नवीकरणीय रिसोर्सेज़, संसाधन है रिन्यू, क्या लिखा हुआ है? रिन्यू, रिन्यू, रिन्यू मतलब रिचार्ज हो जाता है फिर से। अरे आपका चार्ज खत्म हो जाता है मोबाइल का 1 महीने, 1 साल बाद में, पैसे दोगे फिर से हो जाएगा चार्ज, फिर से चलना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, मतलब कभी खत्म नहीं होगा? हाँ, खत्म नहीं होगा। लेकिन आपके पास में एक मोबाइल है, उसका आप प्रयोग करोगे, वो भी खत्म होगा? हाँ सर, वो भी खत्म हो जाएगा। ये तो अच्छा उदाहरण नहीं है। ठीक देखो आप, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीज़ल ये सब क्या है? फिक्स है। फिक्स मतलब एक बार बन गए तो बन गई। हज़ारों साल पहले एक बड़ी उथल-पुथल हुई थी पूरे विश्व में। लाखों, हज़ारों क्या लाखों वर्ष पहले। सभी पेड़-पौधे, जानवर सब कुछ नीचे दब गए, दबते गए। हज़ारों साल, लाखों साल बाद में प्रेशर, दबाव से क्या बन गए वो? कोयला बन गए, पेट्रोल बन गया, डीज़ल बन गया, सोना-चांदी बन गया। लेकिन अब वो क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। सर हम तो रिचार्ज कर लेंगे, रिन्यू कर लेंगे उनको। नहीं होगा वो। वो फिक्स है। लाखों साल उसको बनने में लगे हैं, वो खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे कई सारे रिसोर्सेज़ होते हैं जो लिमिट्स में होते हैं, फिक्स है, जो फिर से रिन्यू नहीं हो सकते, जिनका नवीकरणीय नहीं हो सकता, उनका हम फिर से नवीकरण नहीं कर सकते। तो उनको अपन क्या बोलेंगे?
ये गैर नवीकरणीय है और जिनको हम प्रयोग में लीजिए और आ जाएगा, जैसे सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी, खूब सारी है, सूर्य खूब सारा है, राजस्थान में तो आता ही रहता है, जाता कब है? थोड़ा बहुत दिसंबर और जनवरी के आसपास, थोड़ा बहुत जाता है दिन में। दिन में क्या सुबह-सुबह जाता है और तो हमेशा आता है, रात को तो वैसे भी जाता ही है। लेकिन दूसरे दिन वापस आ ही जाएगा, खूब सारा है। लेकिन डीज़ल फिक्स है, पेट्रोल फिक्स है, कोयला फिक्स है। देखो, वे प्रकार प्राकृतिक संसाधन जो समय के साथ दोबारा पैदा या पुनः निर्मित हो सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। पुनः निर्मित हो सकते हैं, रिन्यू, है ना? एक बार फिर से आ जाएगा, काम में लिया फिर से आ जाएगा। जैसे सूर्य की ऊर्जा, पवन पवन चक्कियाँ खूब सारी है, वाइंड एनर्जी, विंड विंड एनर्जी, है ना? विंड एनर्जी खूब सारी है, पवन चक्कियाँ लगी हुई है, हवा ही चलती है राजस्थान में तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा आपके नदी, झील, वर्षा का पानी, आपके फॉरेस्ट और सॉइल और भूमिगत जल, कुछ भी याद नहीं रखो, तो ये तो याद कर लेना भूमिगत जल, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सर ज़मीन का पानी है, खत्म हो रहा है, अरे बरसात होगी तो फिर आ जाएगा, सर फिर जाएँगे, फिर आ जाएगा। चार्ज तो हो रहा है ना नीचे का पानी। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, ग्राउंड वाटर किसमें आएगा? इसमें, नवीकरणीय, समझ गए? तो अपन क्या बोलेंगे सर, ऐसे रिसोर्सेज़ जिनके भंडार कैसे हैं सर? असीमित भंडार है, पुनः उपयोग कर सकते हैं, एक बार खत्म हो गए तो पुनर्निर्मित हो सकते हैं, पुनः उपलब्ध हो सकते हैं और ये संसाधन क्या होते हैं, कभी खत्म भी नहीं हो सकते, है ना? ऐसे संसाधन को अपन कहते हैं नवीकरणीय, हमने काम में लिया, वापस आ गई। असीमित भंडार है, कोई लिमिट नहीं है ना? तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, सूर्य की ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, बायोगैस भी इसमें आप बायो ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, है ना? ये आप देख लेना। उदाहरण पूछ सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? 2 उदाहरण बताओ, सर बता देंगे, क्या दिक्कत है? और अंतिम है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एकदम अपोजिट कर दीजिए, रिन्यू कर सकते हैं, नॉन यानी नहीं कर सकते, गैर नवीकरणीय मतलब जिनको अपन रिन्यू नहीं कर सकते, ये होते हैं गैर नवीकरणीय। तो जो सीमित मात्रा में है, लिमिटेड क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ कितनी है? लिमिटेड है और एक बार उपयोग हो जाने पर दोबारा निर्मित नहीं हो सकते, उनको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ कहते हैं, गैर नवीकरणीय संसाधन उनको अपन कहते हैं। एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। सर उदाहरण बता दो, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, तांबा, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम, खूब सारे हैं। भूमिगत जल किसमें आएगा? ध्यान में रखना है, रिन्यूएबल में आएगा। जल में बरसात आएगी, फिर से भर जाएगा। पर पी जाएँगे हम पूरा, फिर से भर जाएगा, है ना? वो ध्यान में रखना है। विशेषता, क्या विशेषता पढ़े हम? इनका निर्माण लाखों वर्षों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। नेचुरल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, लाखों साल पहले उथल-पुथल हुआ था, कोई भूकंप आया था, पता नहीं, ईश्वर जाने। यूँ हो गया सब, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया। राजस्थान का रेगिस्तान पहले समुद्र था कहा जाता है। ऐसे हुआ, पानी नीचे चला गया, उधर चला गया, पता नहीं जो कुछ हुआ, रेगिस्तान बन गया, है ना? तो ये संसाधन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, खत्म हो गए तो खत्म हो गई। अपन मर गए तो मर गई। इनका अति उपयोग होने आने वाले समय में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। संकट पैदा हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यूज़ हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, संकट आ जाएगा। पेट्रोल, डीज़ल, कोयला ये सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बैलेंस की क्यों ज़रूरत है हमें? व्हाई इज़ बैलेंस इम्पोर्टेंट? आपसे ये पूछ लें कि यदि अपने को इन फ्यूचर आपको देश का डेवलपमेंट करना है, तो आपको किस रिसोर्सेज़ के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए? यानी किस संसाधन का प्रयोग करना चाहिए? सर जो चार्ज हो जाए, रिन्यू हो जाए, यानी नवीकरणीय संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयोग करना होगा।
अगर हम केवल गैर नवीनीकरणीय संसाधनों पर निर्भर रहेंगे तो आने वाले वर्षों में क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, पर्यावरण के संकट आ जाएँगे, खूब सारी बातें। इसलिए हमें इसका प्रयोग करना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ईंधन आदि आदि का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, जिससे सतत विकास होता रहे। समझ गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी पढ़ा था ना, एक ऐसा विकास करना जिसमें वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताएँ पूरी हो, यानी वर्तमान में आवश्यकताएँ पूरी हो और जो भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तब उसके लिए क्या करें? ये करो, किसका प्रयोग करो? इसका। हाँ, ये ठीक है। कोई हमें ये भी नहीं कहेगा कि सूरज की रोशनी पूरी ले ली। भंडार है, जिसको जितना चाहिए ले सकता है ना? तो ये आपका चैप्टर उम्मीद है कंप्लीट हो ही गया है। देखो कंप्लीट तो कुछ नहीं होता है। अरे! ये और हो गया क्या? बॉडी मास इंडेक्स भी बचा हुआ है क्या अभी? चलो रीडिंग लगाओ एक बार आप इसको। बॉडी मास इंडेक्स। हमारा तो ज़्यादा ही है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। हिंदी में याद कर लेना बीएमआई की फुल फॉर्म शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स निकालोगे। पहले हमारा बीएमआई काफ़ी कम था, अब बीएमआई ओवर हो गया है, ज़्यादा हो गया है। बीएमआई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? किसी व्यक्ति के वज़न और ऊँचाई को माप कर किया जाता है, फिर वज़न को व्यक्ति की ऊँचाई के वर्ग से विभाजित करते हैं। परिभाषा याद नहीं हुई, अभी करवाएँगे। यदि आपका बीएमआई 18.5 से कम है, तो आप क्या हो? कुपोषित हो, खाना-पीना आपको नहीं मिल रहा है, बीमार से हो आप, कमज़ोर से हड्डियाँ आपकी दिखती है, मरीयल से रहते हो आप, है ना? कुपोषित। और यदि 25 से ज़्यादा हो, तो आपका क्या वज़न अधिक है? ये मेरा तो 25 से ज़्यादा ही है ना? 26.3 के आसपास, ये ज़्यादा है। ये क्या हो गया? मोटापे के शिकार हो आप, है ना? वज़न अधिक है, वज़न अधिक है। कैसे निकालेंगे? सर हमें भी निकालना है। अभी सिखाते हैं आपको निकालना। कैसे निकालोगे? बीएमआई आपका हाइट, आपकी हाइट चेक करना पहले सबसे पहले। सर हम तो पढ़ रहे हैं अभी, हाइट हमारी तो 160 सीएम है, खूब है। तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में। मीटर में यदि इसको आप चेंज करते हो तो 100 से हम डिवाइड करते हैं। तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? 1.60 मीटर। हाँ, ये ठीक है। अब क्या करोगे? इसके बाद में आपका जो हाइट आया कितना? 1.6 एम, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। कर दिया सर। ये जितना भी आया उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? आपके वज़न से, आपके वज़न से। सर हमारा वज़न तो 55 किलो है। ठीक है, 55 किलो है। कितने से भाग करोगे इसको? कर लेना भाई, इसको स्क्वायर कर लेना 1.6 को गुणा कर लेना किससे? 1.60 से। समझ गए? है ना? तब आपका आ जाएगा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स आपका आ जाएगा। यदि ऐसा है ना तो ये बहुत अच्छा है। 17, 18 या 19 के आसपास ही आएगा। बॉडी मस्त एकदम, है ना? तो ऐसे निकालते हैं। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, लिखा आसान सी भाषा, किसी व्यक्ति के वजन किलोग्राम और ऊंचाई को माप कर। ऊंचाई किस में मापेंगे हम? ऊंचाई लिखा है ना, आपकी हाइट मीटर में। हाइट को किस में मापेंगे? मीटर में। आपकी हाइट सेंटीमीटर में आप चेक करिए, 150, 60, 70, 80, 90 कितनी है? 150, 60, 70, 80, 90, उसको आप 100 से डिवाइड आप कर देना। मतलब आपकी हाइट मान लें 150 सीएम है, तो बिंदी यहाँ लगा दीजिए। इसको आप गुणा कर दीजिए वापस 150 से और भाग दे दीजिए
इसका किस में भाग दोगे? जितने आपका वज़न हो, मान लेते हैं 60 किलो वज़न है, तो आप उसका भाग दे देना, समझ गए? ये याद कर लेना इतना है तो स्थिति बड़ी बेकार है, इतना है तो भी स्थिति बेकार है। 20, 21, 22, 22 से ठीक होता है ना? 22 ठीक, अच्छा है। चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अगला हम फिर से पढ़ेंगे। इसके नोट्स ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको मिल जाएँगे टेलीग्राम लिंक पर। ये कहाँ मिलेगा? यूट्यूब जहाँ पर डिस्क्रिप्शन नीचे देख लेना, टिक करोगे आप, मिल जाएगा कहीं न कहीं। और क्या करना है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपके पास में जो भी क्वेश्चन बैंक होती है, कोई भी पासबुक, है ना? तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख लेना, पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए उनको देख लेना, सब हो जाएँगे आपको। ओके? मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत।